Assalamu alaikum. Today we are going to start our next topic relating to the microbiology of soil, and the topic name is microbial flora of soil. This is on page number 84. ठीक है जी, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल से क्या मुराद है? माइक्रोबियल फ्लोरा को हम इस लफ्ज़ से हम जो है वो मुखातिब हैं, इस लफ्ज़ को हम जानते हैं। माइक्रोबियल फ्लोरा का मतलब होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ऐसे जानदार जो कि फ्लोरा हैं यानी पाए जाते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर ही उनकी पैदाइश होती है, सॉइल के अंदर ही वो ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह के जो जानदारों की एक कॉलोनी है, इस तरह के जानदारों के जो ज़िंदगी का निज़ाम है, उस तरह उसको हम कहते हैं माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले और ज़मीन के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो ज़मीन के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं? तकरीबन हर तरह का जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो ज़मीन के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, वो ज़मीन के अंदर रह सकता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरियाज पॉपुलेशन इज़ हाईएस्ट in both number and variety than all the other groups of microbes. इसका क्या मतलब है? इसका ही मतलब है कि ज़मीन के अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, अगर आप उनको कैलकुलेट करने बैठें, इनको आप काउंट करने बैठें, तो इनमें से बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मिकदार में दुनिया में पाए जाते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ना सिर्फ इनकी मिकदार ज़्यादा होती है बल्कि वैरायटी भी ज़्यादा होती है। मुख्तलिफ़ शक्लों के, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा करने वाले और मुख्तलिफ़ किस्म की अपीयरेंस रखने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो ज़मीन का हिस्सा होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटो मीन्स इटसेल्फ, ठीक है, ऑटो मीन इटसेल्फ। ट्रॉफ्स का मतलब होता है ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उनको आप कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि इंसान, पौधे पौधे क्या करते हैं? इंसान को तो खैर छोड़ दें, आप पौधों पे आ जाएं। पौधे क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो इस तरह के जो जानदार होते हैं इनको आप कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। जबकि हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि किसी दूसरे जानदार की खुराक पे ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे कि पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो जानदार, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो किसी भी इंसान की या किसी दूसरे जानदार की बॉडी के ऊपर कब्ज़ा करते हैं, उसकी बॉडी को कमज़ोर बनाते हैं और उसकी बॉडी की चीज़ों को, उसकी बॉडी की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको ख़ुद इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनको आप कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया थे? जिनको आप कहते हैं कि उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी वो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, किसी होस्ट की बॉडी से हासिल करते हैं। इसके अलावा मीज़ोफाइल्स वो होते हैं जो कि मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर मीन ना बहुत ज़्यादा गर्मी में ज़िंदा रह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा सर्दी में ज़िंदा रह सकते हैं। यानी अगर आप टेम्परेचर माइनस पे ले जाएं तब भी ये मर जाएंगे, आप टेम्परेचर 100, 70, 80, 90, 100 पे ले जाएं तब भी ये मर जाएंगे। जिस टेम्परेचर पे इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है, यानी 20 से लेकर आप 50 तक, मैक्सिमम 50 तक इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है नॉर्मली। ठीक है, जो शुरू से ठंडे इलाकों में रहते हैं वो भी बर्फ़ के ऊपर नहीं पड़े रहते हैं, वो भी अपने जिस जगह पे वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपने कमरों का टेम्परेचर, अपने घरों का टेम्परेचर उनका भी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, जिस पे आप बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, तो मीज़ोफाइल्स का मतलब होता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि एक ख़ास लिमिटेड टेम्परेचर पे, दरमियाने टेम्परेचर पे ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो भी मर जाते हैं, बहुत कम टेम्परेचर होता है तो भी ये मर जाते हैं। फिर आते हैं थर्मोफाइल्स। थर्म का क्या मतलब होता है? थर्म मीन हीट। ऐसे बैक्टीरिया जो कि हीट लवर्स होते हैं, यानी वो इंतहाई हाई टेम्परेचर पे ज़िंदगी गुजारते हैं। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुंच जाए तो भी ये बैक्टीरिया जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह की ज़मीनों पर पाए जाते हैं। बहुत गर्म इलाके जो हैं वहाँ पे भी
आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ की जो सॉइल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन वहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे जो कि गर्मी में रहना पसंद करते हैं। आप अंटार्कटिका चले जाएँ, आप ग्रीनलैंड चले जाएँ, आप कनाडा चले जाएँ, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नहीं होंगे। बिल्कुल गलत, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे, वहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा सल्फ़र ऑक्सीडाइज़र्स, ऐसे बैक्टीरिया जो कि सल्फ़र को ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फ़र से अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, वो भी होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए नाइट्रोजन मस्ट चाहिए होती है, लिहाजा वो ज़मीन के उस हिस्से में पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन उनको ईज़िली अवेलेबल होती है। एंड प्रोटीन डाइजेस्टर्स क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जो कि प्रोटीन को हज़म करने में हज़म करते हैं, उसको अपनी प्रोटीन को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैक्टीरिया मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? ये बैक्टीरिया मोस्टली इंसानों की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इंसान प्रोटीन्स खाते हैं गोश्त की शक्ल में, फल की शक्ल में और शक्ल में, तो ये बैक्टीरिया जो है अपनी खुराक की ज़रूरत जो है फिर इंसान से पूरी करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी टाइप्स के बैक्टीरिया जो हैं वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। सो आपको अगर ये पेपर में सवाल आ जाए तो आपको बैक्टीरिया के जितने नाम आते हों, जो जो पता हो बैक्टीरिया के बारे में, वो सब के सब नाम आप इसमें लिख दें कि ज़मीन के अंदर ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है फंजाई इन सॉइल, कि आपकी ज़मीन के अंदर कौन कौन सी फंगस मौजूद होती है। इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फंजाई का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, जो नाम उस टाइम आपको याद आ रहा हो आप लिख सकते हैं कि इस ज़मीन के अंदर हर तरह की फंजाई है। ज़मीन के अंदर यीस्ट भी हैं, ज़मीन के अंदर मोल्ड्स भी हैं, सेलुलर फंजाई भी है, ए सेलुलर फंजाई भी है, हर टाइप की फंजाई जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद होती है। देयर नंबर रेंज फ्राम 1000 टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, यानी हज़ारों से लेकर कई सौ हज़ार की मिकदार में फंजाई जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। फंजाई आर एक्टिव इन डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन ऑफ प्लांट टिश्यूज़। अब सेलुलोज क्या है और लिग्निन क्या है? ये आपको पता है कि जो प्लांट होता है, पौधा जो होता है, उसकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है? ख़ास किस्म के कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। उस कार्बोहाइड्रेट को आप क्या कहते हैं? सेलुलोज। ठीक है। तो जब कोई पौधा मर जाता है तो वो ज़मीन का हिस्सा बन जाता है, ज़मीन के अंदर गिर जाता है, तो उसका सेलुलोज और उसका लिग्निन जो उसकी बॉडी का हिस्सा होता है वो भी ज़मीन के अंदर शामिल हो जाता है। तो फंजाई क्या करती हैं? वो इस सेलुलोज को और इस लिग्निन की डिकम्पोजिशन करती हैं, उसकी तोड़ फोड़ करती हैं, उसको तोड़ती हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करती हैं और फिर उसको अपनी खुराक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करती हैं। The mold mycelium penetrates the soil and form a network which entangles soil particles and form water stable aggregates. मोल्ड माइसीलियम क्या करते हैं? पेनिट्रेट का मतलब होता है पेवस्त कर जाना, फैल जाना। अब मोल्ड्स क्या करती हैं? जो कि मल्टी सेलुलर फंजाई हैं, आपको पता है वो क्या करती हैं? अपने माइसीलिया या जो अपने हाइफी होते हैं वो ज़मीन के अंदर एक जाल सा बिछा देती हैं। बाज़ औक़ात आप जिस जगह पे पौधा ग्रो कर रहा होता है, आप उसको, अगर वो बहुत अरसे से पौधा किसी ज़मीन में ग्रो कर रहा हो, तो उस प्लांट को आप उखाड़ें तो आप उसको देखते हैं कि चाहे वो छोटा सा भी प्लांट हो, उसने अपनी जड़ें जो होती हैं, बारीक बारीक सी जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत दूर तक फैलाई हुई होती हैं। तो ज़मीन के अंदर जड़ों को दूर तक फैलाने का क्या मकसद होता है कि जितनी ज़्यादा जड़ ज़मीन के अंदर फैलेगी, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस ज़मीन के अंदर फैलेंगी, उस ज़मीन के पूरे हिस्से से ब्रांच के ज़रिए से पौधा हो चाहे कोई फंजाई हो, वो ईज़िली हवा को ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, मिनरल्स को, वाटर को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर सकता है। ठीक है। तो इसी तरह से जो फंजाई होती है वो क्या करती है? जिस जगह पे फंजाई ग्रो हुई हुई होती है वो ज़मीन के, अगर आप उसको उखाड़ के देखें तो उसने ज़मीन के अंदर बहुत दूर दूर तक अपनी जो रूट्स होती हैं वो फैलाई हुई होती हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर से मिनरल्स, गैसेस और वाटर जो है वो हासिल कर सके। दिस गिव द सॉइल इट्स क्रम्प स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ज़मीन का आपको एक रेज़ा स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है, विच इज़ ऑफ कंसिडरेबल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ज़मीन का वो आपके एग्रीकल्चर के लिहाज से, ज़राअत के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा प्लांट ज़मीन के अंदर की तरफ फैलता है उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ भी अच्छी होती है।
दस फंजाई आल्सो इम्प्रूव द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, लिहाजा फंजाई जो है वो आपकी ज़मीन की फ़िज़िकल कंडीशंस को भी बेहतर करती हैं। किस तरह से? क्योंकि अगर वो प्लांट से, अगर वो ज़मीन से पानी ले रही हैं, गैसेस ले रही हैं, तो बदले में जब वो प्लांट जो है वो जितना ज़्यादा ज़मीन के ऊपर ग्रो करेगा, आपके एनवायरनमेंट को उतना अच्छा बनाएगा, उस पर उतने ज़्यादा फल लगेंगे, उस पर उतने ज़्यादा फ्रूट्स लगेंगे, उस पर उतने ज़्यादा पत्ते लगेंगे, और जब वो पत्ते डिकम्पोज होंगे, गिरेंगे, तो वो ज़मीन के अंदर ही शामिल होंगे। तो उन पत्तों के अंदर जो भी केमिकल्स होंगे, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी, जो भी मिनरल्स होंगे, वो दोबारा से ज़मीन का हिस्सा बनेंगे और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में जो है वो इजाफा होगा। ऑफ द अदर हैंड, यीस्ट आर जनरली नॉट फाउंड इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन सॉइल ऑफ वाइनयार्ड एंड ऑर्किड्स। ऑर्किड्स एंड वाइनयार्ड क्या हैं? ये जो अंगूर के बागात होते हैं, यीस्ट ज़मीन के अंदर पाई जाती है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में पाई जाती है। ज़्यादातर जो यीस्ट होती है ये कहाँ पाई जाती है? अंगूरों के बागात में। यही वजह है कि इस यीस्ट को आप इस्तेमाल करते हैं वाइन इंडस्ट्री में। शराब बनाने के लिए भी यीस्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि अंगूरों के साथ इसका बहुत अच्छा लिंक होता है। ठीक है जी, तो बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने फंजाई के बारे में पढ़ लिया कि आपको जो भी आता हो पेपर में बैक्टीरिया और फंजाई से रिलेटेड आपने उसको लिख देना है, ठीक है, इसको छोड़ के नहीं आना। फिर आ जाता है एलजी। एलजी क्या है? वो जो ग्रीन कलर की काई लगती है ज़मीन के ऊपर, उसको आप कहते हैं एलजी। एलजी जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा ख़राब भी करती है, ज़मीन को बहुत ज़्यादा ख़राब भी करती है, लेकिन कुछ एलजी जो है वो आपके लिए किसी हद तक बेहतर भी होती है। एलजी आर जनरली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मॉइस्ट सॉइल। आपको पता है कि जिस जगह पानी होता है काई उसी जगह पे लगती है, कभी भी ड्राई ज़मीन के ऊपर एलजी ग्रो नहीं करती। एलजी के लिए पानी मस्ट है। वेयर देयर इज़ सफिशेंट लाइट फॉर देयर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एलजी ग्रीन होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये प्लांट्स की शक्ल में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा एलजी जो होते हैं वो उनके लिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें, और साथ साथ उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को सर्वाइव रख सकें। द मेजर टाइप्स प्रेजेंट आर ग्रीन एलजी। मोस्टली जो है वो ग्रीन कलर की एलजी जो है वो एग्जिस्ट करती है। हमने एक रेड एलजी भी पढ़ी थी जिसका आपको याद होगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी एलजी होती है जो कि देखने में रेड कलर की होती है और इतनी नुकसानदेह एलजी होती है कि अगर इस एलजी के ऊपर से पानी जो गुजर रहा होता है उस जगह पे अगर कोई मछली आ जाए या कोई जानदार गलती से पहुंच जाए तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार इतनी कम होती है कि वो जानदार वहाँ पे सांस नहीं ले सकता। लिहाजा बहुत बड़े बड़े जो आबी जानदार होते हैं उनकी भी उस जगह पे डेथ हो जाती है अगर वो किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे रेड कलर की एलजी यानी डाइनोफ्लैजिलेट्स ग्रो कर रहे हों। सो द मेजर प्रेजेंट आर ग्रीन एलजी, क्लोरोफाइसी एंड अदर डाइएटम्स। ये एलजी के नाम हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। देयर टोटल नंबर वेरी फ्रॉम सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड। इनकी मिकदार 100 से लेकर 1000 तक होती है। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है ज़मीन के अंदर? आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि बहुत मिकदार में है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपकी मिकदार ज़मीन में ज़्यादा पाई जाती है वो फंजाई पाई जाती है, ठीक है जी, जो कि थाउजेंड्स और कई सौ हज़ार की मिकदार में मौजूद है। जो तीसरी जो मिकदार है जानदार की जो आपकी ज़मीन के अंदर पाई जाती है डेट इज़ एलजी, ये बैक्टीरिया और फंजाई से थोड़ा कम पाई जाती है। इन सम सिचुएशन देयर नंबर इज़ क्वाइट लार्ज एंड ब्रिंग अबाउट बेनिफिशियल चेंजेस। बेनिफिशियल का मतलब होता है फ़ायदेमंद। तो बाज़ औक़ात इसकी मिकदार ज़मीन में बहुत ज़्यादा होती है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होती है। आपके लिए नहीं, पौधों के लिए और वो जानदार जो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, उनके लिए ये फोटोसिंथेसिस में और ख़ुराक बनाने में हेल्प करती है। स्पेशली डेजर्ट सॉइल्स दे फिक्स नाइट्रोजन इन द पैडी सॉइल्स यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ राइस। यानी पैडी सॉइल्स क्या होते हैं? ऐसी ज़मीनें जहाँ पे चावल की फसल जो है वो काश्त की जाती है। चावल की फसल के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लिहाजा एलजी वहाँ पे ग्रो करती है। एलजी क्या करती है? नाइट्रोजन को फिक्स करती है। नाइट्रोजन फिक्स का मतलब क्या होता है कि उस ज़मीन में नाइट्रोजन की मिकदार को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपके चावल की जो पैदावार होती है वो अच्छी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटोजोआ इन द सॉइल, कि ज़मीन के अंदर कौन कौन से प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ का क्या मतलब होता है? वर्म्स यानी कीड़े मकोड़े, ठीक है जी। अमेबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बारीक बारीक से कीड़े होते हैं इनको आप प्रोटोजोआ कहते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ आर फाउंड इन द सॉइल। ज़मीन के अंदर बहुत सारी टाइप्स के प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, लेकिन फ्लैजिलेटेड क्या होते हैं? ऐसे प्रोटोजोआ जिनके ऊपर धागा नुमा साख्तें होती हैं, जिनको आप फ्लैजेला कहते हैं, जो कि उनको हरकत करने में हेल्प करती हैं, वो ज़मीन के अंदर जो है वो पाए जाते हैं।
एंड अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर आपको पता है कि एक रैंडम शक्ल का एक जानदार होता है जो कि जिसके ऊपर कोई फ्लैजेला नहीं होता, कोई हाथ पाँव नहीं होते, बल्कि वो अपनी शक्ल को चेंज करके आगे पीछे मूव करता है। यूजली आउट नंबर द सिलिएट्स, यानी आउट नंबर का मतलब है बहुत ज़्यादा मकदार में ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। देयर टोटल नंबर में रेंज फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड, यानी 100 से लेकर 1000 की रेंज में ज़मीन के अंदर से आपको ये प्रोटोजोआ कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, ज़मीन की कंडीशन के मुताबिक प्रोटोजोआ में एग्जिस्ट एज वेजिटेटिव और सिस्ट फॉर्म। दे यूजली डिके ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड एंड कंज्यूम बोथ डेड एंड लिविंग बैक्टीरिया। यानी प्रोटोजोआ क्योंकि कीड़े मकोड़े हैं, लिहाजा इनको चाहे बैक्टीरिया मिल जाए, चाहे इनको कोई भी डिकम्पोज चीज़ मिल जाए, किसी जानवर की डेड बॉडी मिल जाए, किसी प्लांट की डेड बॉडी मिल जाए, किसी इंसान की डेड बॉडी मिल जाए, तो ये उसको डिकम्पोज करके अपनी खुराक जो है हासिल कर लेते हैं। सिंस प्रोटोजोआ डू नॉट इंजेस्ट ऑल बैक्टीरिया, अगरचे प्रोटोजोआ तमाम बैक्टीरिया को नहीं खा सकते, कुछ बैक्टीरिया इतने ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं कि अगर प्रोटोजोआ उनको खा लें तो प्रोटोजोआ में बीमारी पैदा कर देते हैं। दे मेंटेन सम इक्विलिब्रियम ऑफ द बैक्टीरिया फ्लोरा ऑफ द सॉइल, यानी अगर सारे के सारे बैक्टीरिया को ये कीड़े मकोड़े खा लेंगे तो यूँ तो बैक्टीरिया ज़मीन से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं, उनमें से कुछ ऐसी किस्में होती हैं, कुछ ऐसी शक्लें होती हैं जिनको कीड़े मकोड़े या वर्म्स या ये जो आपके प्रोटोजोआ हैं ये खा सकते हैं। सारे के सारे बैक्टीरिया को, सारी की सारी शक्लों को, सारी की सारी टाइप्स को ये नहीं खा सकते। यही वजह है कि ख़ास किस्म की जो टाइप ये बैक्टीरिया को खाते हैं वो ज़मीन के अंदर कम पाई जाती हैं, जबकि बाकी टाइप्स के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़मीन के अंदर वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर एक निज़ाम बरकरार है कि ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया भी मौजूद हैं, ज़मीन के अंदर वायरसेस भी मौजूद हैं। वायरस बहुत थोड़े मिकदार में मौजूद होते हैं। क्यों मौजूद होते हैं थोड़े मिकदार में? उसकी वजह ये होती है क्योंकि वायरस जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे जानदार होते हैं, ये सस्पेंड रहते हैं हवा के अंदर। ये बहुत कम वायरस जो हैं वो थोड़े लार्ज साइज़ के होते हैं, वो ज़मीन के ऊपर आके गिरते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि वायरस इंतहाई छोटे साइज़ के होते हैं तो ये हवा के अंदर ही सस्पेंड रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हवा के ज़रिए से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम करेंगे रोल ऑफ सॉइल बायोटा। इस लेक्चर में कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।